बच्चों, बीते कुछ दिनों से हम परिवार की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हैं और जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि परिवार है क्या। जैसा कि मैंने पिछली से पिछली कक्षा में आपको ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया था कि परिवार एक ऐसी अवधारणा है जो अनादिकाल से व्याप्त रही है, यद्यपि उसके स्वरूप अलग अलग समाजों में अलग अलग कालों में बिल्कुल अलग अलग रहे हैं, जिसके संबंध में मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने एक वृहद चर्चा की है। अब पिछली कक्षा में हमने जाना था कि परिवार के जो विभाजन किए गए हैं या किन आधारों पे परिवारों की व्याख्या की गई है, किन आधारों पे परिवारों को विभक्त किया गया है। तो पिछली कक्षा में हमने जाना था संबंधों के आधार पर परिवार को विभक्त किया गया, जिसमें संबंधों के आधार पर हमने 4 प्रकार के परिवार को जाना था। आज हम जानेंगे विवाह पर आधारित परिवार, अर्थात संबंधों के आधार पर, विवाह पर आधारित परिवार और वंशावली पर आधारित परिवार। ये 3 प्रकार की श्रेणियां हैं और इन तीनों श्रेणियों की अलग अलग उपश्रेणियां भी हैं। तो प्रथम श्रेणी की 4 उपश्रेणियों को हमने वृहद तौर पर जाना, विस्तृत रूप से जाना था। आज हम जानेंगे कि विवाह पर आधारित परिवार, इनके कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो स्पष्ट है कि संबंधों के अतिरिक्त विवाह पर आधारित परिवार भी पाए जाते हैं और विवाह के आधार पर परिवार के विभिन्न प्रचलित रूप कौन कौन से हैं, चलिए हम जानते हैं। पहला है एक विवाही परिवार। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करने से उत्पन्न परिवार को अपनाता है, उसका निर्माण करता है, तो वो एक विवाही परिवार कहलाता है। एक पुरुष एक स्त्री से उत्पन्न परिवार का जब निर्माण करता है तो वो एक विवाही परिवार कहलाता है। एक विवाही परिवार उन्हीं जनजातियों में पाए जाते हैं जहाँ या तो जनजातियों का वर्तमान सभ्यता से अर्थात आधुनिक सभ्यता से संपर्क हो चुका है, अथवा दूसरे कन्या मूल इतना अधिक हो कि एक व्यक्ति दूसरे किसी से विवाह नहीं करे। एक विवाह भारत की बहुत ही कम जनजातियों में पाया जाता है। बच्चों, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प बात बताना चाहूँगी कि अधिकतर आधुनिक भारतीय समाज में जो प्रथा पाई जाती है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का मूल भाव क्या है कि अब तो वो बहुत विकृत हो चुकी है पिछली 3 दशकों में। अभी तो ये कहना चाहिए कि इतनी विकृत हो चुकी है कि भारत के लिए वो एक समस्या का कारण बन चुकी है। परंतु जिस उद्देश्य से दहेज की प्रथा, जिसे वधू को जब वो विवाह के पश्चात अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के घर जाती थी, तो ये अपेक्षा की जाती थी कि उसके जीवन की सुख सुविधाएं कम ना हो। और ये स्वाभाविक है कि माता पिता का अपने बच्चों से इतना लगाव होता है कि वो अपने हिस्से का, जिससे उनके बच्चा सुख पा सके, वो समस्त प्रयास करने की चेष्टा करते हैं। तो इन्हीं प्रयासों की श्रेणी में क्या था कि माता पिता अपनी बच्चियों को जब विवाह के उपरांत उन्हें बहुत सारा धन, यहाँ तक कि आज से 2 शताब्दी पूर्व तो नौकर चाकर भी दिए जाते थे, जिससे ये निर्भर करता था किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर, है ना। तो ये प्रयास किया जाता था कि उनकी बच्ची सदैव खुश रहे। और परंतु धीरे धीरे मनुष्य, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूँ कि मानव एक ऐसी वृत्ति को पालता है जिसे क्या कहते हैं, लालच। तो उस लालच के वशीभूत होकर मनुष्य ने इस एक जो प्रथा, जिसका उद्देश्य बहुत पवित्र था, उसको बहुत अपवित्र कर दिया। परंतु जनजातियों में इसके बिल्कुल विपरीत कन्या मूल्य देना पड़ता है। अर्थात अगर आपने किसी की बच्ची से विवाह किया है तो उस पुरुष को अपने ससुराल वालों का, अर्थात जिस लड़की से विवाह किया है, अपनी पत्नी के परिवार वालों को मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग हुई ना आधुनिक समाजों से ये प्रथा। तो ये एक विवाही परिवार अमूमन जनजातियों में देखने को बहुत कम मिला है, परंतु जिन जातियों में भी है उसके पीछे 2 कारण मानवशास्त्री पाते हैं। पहला कारण ये है
कि आधुनिक समाज के संपर्क में आना। अब आधुनिक समाज के संपर्क में आने से का तात्पर्य क्या हुआ? ऐसा अचानक से कोई जादुई छड़ी चलाई गई कि भाई आधुनिक समाज के संपर्क में आ गया, अब आप सिर्फ एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करेगी या एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करेगा। देखिए, ये मानव का स्वभाव है कि उसके ऊपर, किसके ऊपर? मानव के ऊपर, मानव के स्वभाव पर संगति का असर होता है। और जब ये संगति का असर होता है तो स्वाभाविक तौर पर वो उनके गुणों और अवगुणों दोनों को अपनाता है। देखिए, मैं जैसा मुझे याद है, मैंने पिछली कक्षाओं में भी बहुत सारे ऐसे मुहावरे, उदाहरण, ये सब आपको बताती थी जिससे आपको चीज़ों को समझना बहुत सहज हो जाए। तो एक दोहा है कि कबीरा संगत साधु की, जो गंधी का बास, यूं गंधी कुछ दे ही नहीं तो भी बास सुबास। किसका मतलब समझे? कि कबीरा संगत साधु की, जो गंधी का बास, गंधी कौन होता है? इत्र बेचने वाला। तो अच्छे व्यक्ति की संगत कैसी होती है? इत्र बेचने वाले व्यक्ति के समान होती है कि आप उस व्यक्ति के संसर्ग में आए नहीं हो, मतलब संसर्ग मतलब बातचीत, संबंध स्थापित करना, ये नहीं भी हुए हैं तो भी उसके आचार विचार, उसकी कार्य प्रणाली, उसका व्यवहार स्वरूप सब कुछ देखकर आप उसके सद्गुणों को अपनाने लगते हैं। जैसे इत्र बेचने वाला जिस गली से निकल जाए वहाँ वो गली सुगंधित हो जाती है। तो ये उदाहरण मैंने कैसे दिया कि एक विवाही परिवार आधुनिक समाज की वो विशेषता है जो सर्वमान्य है और सर्वसम्मानित है। ठीक है, तो किसी जो जनजातीय समाज सभ्य समाज के संपर्क में आए, ऐसा नहीं है कि सभ्य समाज ने उनको बिठा के समझाया, उनकी पाठशाला में उनको आमंत्रित किया और ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि देखो एक विवाही परिवार के ये लाभ हैं, एक विवाह परिवार से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और ये इस तरह के जो भी एक विवाही परिवार के जो भी गुण हैं उनकी चर्चा नहीं की। स्वयं जनजातीय समाज ने जब आधुनिक समाज के संसर्ग में आए तो उन्होंने देखा कि एक विवाही परिवार के क्या लाभ हैं, और यही कारण है, मैं नहीं समझती कि एक विवाही परिवार का कोई भी अवगुण है। ये मेरी विचारधारा हो सकता है। देखिए, संसार में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि संसार में ऐसा कोई विचारधारा नहीं है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है जिसका व्यक्ति विरोध ना करे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आकर आपकी बात का विरोध कर सकता है और इस विरोध का सदैव स्वागत करना चाहिए। ठीक है, विरोध के स्वर में हमें क्रोधित होकर अपशब्दों का प्रयोग तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो समाजशास्त्र चूँकि समाज का अध्ययन करता है, समाज क्या है? एक जड़ अवस्था नहीं है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इस सामाजिक संबंधों के जाल का जब अध्ययन करता है तो स्वाभाविक तौर पे सामाजिक संबंध किस में स्थापित है? पशु में नहीं है ना, ये मनुष्यों में स्थापित है। उन संबंधों का जब मनुष्य अध्ययन कर रहा है, जो सामाजिक वैज्ञानिक वो अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है ये परंपरा स्थापित होना कि आपने जो भी कहा गया उसका विरोध हो। लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ, एक विवाही परिवार का विरोध शायद ना के बराबर हुआ हो, या हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन ये एक जो गुण था आदिम समाजों ने, उन आदिम समाजों ने, उन जनजातियों ने अपनाया जो आधुनिक समाज के संपर्क में आई, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो जनजातियाँ जिन्होंने ये पाया कि कन्या मूल उनको बहुत अधिक देना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि बहुत खुशी खुशी उन्होंने एक विवाही परिवार की परंपरा को अपनाया, उन्होंने विवश होकर ही इस परंपरा को अपनाया, क्योंकि उनको ये था कि हम कहाँ से इतना कन्या मूल दे पाएंगे। ठीक है, अब कन्या मूल क्या है मैंने अभी आपको समझाया। तो विवाह पर आधारित परिवार में पहला जो विभेद है वो है एक विवाही परिवार। अब उसके बाद आते हैं बहुविवाह परिवार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक स्त्री अथवा पुरुष, एक स्त्री जब बहुत सारे पुरुषों, बहुत ऐसा नहीं कि 50-60,
ठीक है ना, मतलब हो सकता है लेकिन मैं नहीं मानती कि इतना अधिक होगा। तो जब एक स्त्री बहुत सारे पुरुषों से विवाह करती है और एक पुरुष जब बहुत सारी स्त्रियों से विवाह करता है तो वो क्या कहलाता है, बहुविवाही परिवार। तो बहुविवाही परिवार के दो स्वरूप आज भी आदिम समाजों में विद्यमान हैं। हम यहाँ बच्चों से भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैश्विक पटल पे स्थापित और विद्यमान आदिम समाजों की बात कर रहे हैं। तो इसके दो स्वरूप आज भी विद्यमान है। पहला बहुपति परिवार। बहुपति परिवार कहाँ है, जहाँ एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करके अपना परिवार बसाती है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है ना कि जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करके अपना परिवार बसाती है तो बहुपति विवाही परिवार कहलाता है। अब भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के जौनसार बावर की खस जनजाति में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। प्लीज़ इसे याद रखिएगा, है ना, कि कई बार मैंने देखा है कि सिर्फ एक शब्द के उत्तर लिखने से आपके 2 में से 2 अंक आ सकते हैं। तो इतना प्रयास कीजिएगा कि इतनी गहराई से अध्ययन करें कि आपका 2 अंक के जितने भी प्रश्न हैं, 10 प्रश्न आते हैं आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में, तो वो सारे अंक आपको प्राप्त हो सकें। तो एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करके अपना परिवार बनाती है तो वो बहुपति विवाही परिवार कहलाता है। इसके विपरीत जब एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करके परिवार बनाता है तो वो क्या कहलाता है, बहुपत्नी विवाही परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार बहुतायता बहुत सारी आदिम समाजों में पाए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो नागा, गोंड और वैगा आदि जनजातियों में इस प्रकार के परिवारों का अस्तित्व पाया जाता है। किन किन जातियों में पाया जाता है, नागा, गोंड और वैगा। किस प्रकार का परिवार पाया जाता है, बहुपत्नी विवाही परिवार। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये याद रहेगा। हमने पहले एक विवाही परिवार पढ़ा जो कि बहुत कम जनजातियों में पाया जाता है, और जिन भी जनजातियों में पाया जाता है उसका कारण मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया कि या तो वहाँ उन जनजातियों में कन्या मूल्य इतना अधिक है कि उसको ना चुकाने की स्थिति में व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करता है, और दूसरी स्थिति बताई कि ऐसे आदिम समाज आधुनिक समाजों के संपर्क में आ चुके हैं तो वो लोग एक विवाही परिवार को, वो आदिम समाज एक विवाही परिवार को अपनाते हैं। उसके बाद हमने बहुविवाही परिवार की बात की। बहुविवाही परिवार में हमने 2 प्रकार की श्रेणियों को देखा, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह वहाँ है जहाँ एक स्त्री बहुत सारे पुरुषों के साथ विवाह करती है, एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, अपना परिवार बनाती है। और इस प्रकार का परिवार कहाँ, इस प्रकार के परिवार की जो विशेषता वो किस जनजाति में देखने को मिलती है, जौनसार बावर की खस जनजाति में। और वहीं अगर हम बहुपत्नी विवाही परिवार की बात करेंगे तो ये कई जनजातियां भारत में जहाँ इस प्रकार की वैवाहिक विशेषता पाई जाती है और इसके आधार पर परिवार का निर्माण होता है। तो ऐसे परिवार हैं नागा, गोंड और वैगा, है ना। तो इस प्रकार की जनजातियों में इस प्रकार का परिवार का अस्तित्व पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वंशावली पर आधारित परिवार। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, याद है आपको हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं ना आप। देखिए हम पढ़ रहे हैं कि विवाह के कितने प्रकार, परिवार के कितने प्रकार हैं। तो हमने पहले परिवार का प्रकार का आधार जाना संबंधों के आधार पर, जिसमें हमने 4 प्रकार की श्रेणियों को जाना। तत्पश्चात हमने जाना संबंधों के आधार के बाद विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर हमने देखा कि परिवार के 2 स्वरूप पाए जाते हैं, बहुविवाही परिवार और एक विवाही परिवार। अब हम बात कर रहे हैं वंशावली पर आधारित परिवार की। पारिवारिक सत्ता एवं अधिकार एवं वंश परिचय अथवा वंशावली के आधार पर आदिम समाजों में परिवार के अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं। देखिए पारिवारिक सत्ता क्या है, जहाँ किसी एक व्यक्ति को, एक या तो वो स्त्री हो सकती है या वो पुरुष हो सकता है, उसके पास उस परिवार की सत्ता हो और उसी के नाम से वो परिवार चले। वंश परिचय या वंशावली उसी के आधार पर निश्चित हो। तो पितृसत्तात्मक परिवार वंशावली के आधार पर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप पितृसत्तात्मक परिवार है। याद रखिएगा बच्चों, वंशावली के आधार पर सबसे ज़्यादा व्याप्त स्वरूप
सबसे अधिक पाया जाने वाला स्वरूप पितृसत्तात्मक स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि समस्त संसार में सभी समाजों में पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार भी हम आगे जानेंगे कि कहाँ मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं और मातृसत्तात्मक परिवार होते क्या हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम ये जाने कि पितृसत्तात्मक परिवार का क्या स्वरूप विद्यमान है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में इस प्रकार के परिवार में विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर आके रहती है और ऐसे परिवार में सत्ता अधिकार, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया, पिता या पति के हाथों में रहता है। सत्ता का अधिकार का तात्पर्य क्या होगा? परिवार में संविधान तो बना हुआ नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, ऐसे नहीं होता ना। लेकिन यहाँ सत्ता का तात्पर्य ये होता है कि घर के हर छोटे बड़े निर्णय में, चाहे वो घर खरीदने से संबंधित निर्णय हो, चाहे ज़मीन खरीदने से संबंधित निर्णय हो, या फिर परिवार में किसी का विवाह से संबंधित निर्णय हो, या फिर किसी को कौन सी शिक्षा दिलानी है, इससे तमाम तरह के निर्णय जो भी कुछ हैं वो व्यक्ति लेता है जिसके हाथ में परिवार का वर्चस्व है, जिसके पास परिवार की सत्ता है। और पितृसत्तात्मक परिवार में पिता या पति के हाथों में ये सत्ता रहती है, इसलिए पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। अब पितृसत्तात्मक परिवारों में वंश पिता के नाम पर चलता है, अर्थात बच्चे अपने पिता के या उसके वंश के नाम को ग्रहण करते हैं, इसलिए ये परिवार पितृवंशी परिवार कहे जाते हैं। अब राजस्थान में तो जहाँ तक मेरी जानकारी है अमूमन सभी जगह पितृसत्तात्मक परिवार हैं। तो पितृसत्तात्मक परिवारों में चूंकि वंश पिता के नाम से चलता है, इसलिए बच्चे जो वंश नाम है वो अपने पिता का ही ग्रहण करते हैं, इसलिए ये परिवार पितृवंशी परिवार कहे जाते हैं। ऐसे परिवारों को पितृस्थानीय परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे परिवारों में क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्त्री अपने पति के घर आकर रहती है और बच्चे भी उसी घर में रहते हैं, तो ये पितृस्थानीय परिवार कहलाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं पितृसत्तात्मक परिवार की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ये आपसे आपके असाइनमेंट में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में 4 अंक का जो आपका प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है, उसके अंतर्गत भी ये पूछा जा सकता है कि पितृसत्तात्मक परिवार की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो पहली विशेषता क्या है? पितृवंशी परिवार में विवाह के बाद पत्नी को पति के घर आकर रहना होता है। स्पष्ट है? मातृवंशी परिवार में इसके विपरीत हो जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि पितृवंशी परिवार में जब एक पुरुष स्त्री से विवाह करता है तो उस स्त्री को अपने परिवारजनों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने सभी नातेदारी संबंधों को छोड़कर अपने पति के घर आना पड़ता है और पति के घर रहकर ही एक परिवार का निर्माण करना होता है। दूसरी विशेषता क्या है? पितृवंशी समाजों में पारिवारिक मामलों में और संपत्ति के संबंध में पिता को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पितृवंशी समाजों में पारिवारिक मामलों में और संपत्ति, पारिवारिक मामले क्या हुए? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि परिवार से संबंधित चाहे वो आर्थिक निर्णय हो, चाहे सामाजिक भागीदारिता से संबंधित निर्णय हो, जो कुछ भी निर्णय लिए जाएंगे वो सारे के सारे निर्णय लेने का अधिकारी कौन होता है? पिता होता है। तो पितृवंशी समाजों में पारिवारिक मामले, कोई भी मामला हो, है ना, उन सारे मामलों का निर्णय कौन करता है? या संपत्ति के संबंध में जो भी निर्णय है उसका एकाधिकार क्षेत्र जिसे कहना चाहिए वो पिता के हाथ में होता है, अर्थात घर के पुरुष सदस्य के हाथ में होता है। तो अब मान लीजिए घर में पति पत्नी और बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, अगर ईश्वर ना करे पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो पूरा का पूरा अधिकार परिवार के से संबंधित समस्त प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथ में आ जाता है? उस घर के पुरुष सदस्य, अर्थात बेटे के हाथ में आएगा, बेटे के पास आएगा, बेटी के पास नहीं आएगा। लेकिन आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं मैं कि भारतीय संविधान में बिल्कुल सुस्पष्ट है कि जितना अधिकार पुत्र का है उतना ही पुत्री का है, परंतु हमारा देश और विश्व के अनेकानेक देश
संविधान अपनी जगह, नियम कानून अपनी जगह, लेकिन सामाजिक जो परंपराएं हैं उससे कहीं अधिक वशीभूत होता है हमारे ना चाहते हुए भी। ठीक है। अब पितृसत्तात्मक परिवार की तीसरी विशेषता क्या है? पितृवंशी परिवार में सामाजिक और पारिवारिक पद और उपाधियां पुत्रों को ही प्राप्त होती हैं। स्पष्ट, जो मैंने अभी बताया कि पिता की मृत्यु के पश्चात किसको प्राप्त होगी? वो पारिवारिक पद, वो आसन, वो सत्ता, वो अधिकार, वो सब कुछ जो एक परिवार के पिता के पास था वो स्वाभाविक तौर पर पुत्र के पास आएगा। फिर उसका चौथी विशेषता क्या है? पितृवंशी परिवार में बच्चों का वंश पिता के परिवार से सुनिश्चित होता है। बच्चे अपने पिता के वंश से ही जाने जाते हैं। जो पिता का उपनाम होता है उसी उपनाम से बच्चा जाना जाता है। अब इसके पश्चात पितृवंशी परिवारों में ये पांचवी विशेषता है, पितृवंशी परिवारों में बच्चों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, माता के परिवार की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। इस बात को समझिए। मान लीजिए माँ जहाँ से विवाह कर आई हैं, अर्थात उनके माता पिता की जो संपत्ति है उस पर माँ के बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा, अर्थात नाना नानी की संपत्ति पे, मामा मामी की संपत्ति पे बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मातृसत्तात्मक परिवार या मातृवंशी परिवार की। मातृसत्तात्मक या मातृवंशी परिवार कौन से कहे जाते हैं? जहाँ विवाह के उपरांत स्त्री अपना घर छोड़कर नहीं जाती। ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है? पुरुष को अपनी पत्नी के घर आना पड़ता है। किस पुरुष को? जिसने उस स्त्री से विवाह किया है। और ऐसे परिवारों को मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। और इस प्रकार के पारिवारिक जो व्यवस्था है मातृसत्तात्मक या मातृवंशी परिवार में, यहाँ सत्ता किसके हाथ में होती है? स्त्री के हाथ में होती है। तथा ऐसे परिवारों में बच्चे अपनी माता के कुल या वंश के नाम से जाने जाते हैं। स्पष्ट? दोबारा दोहराऊं कि मातृसत्तात्मक परिवार या मातृवंशी परिवार वो है जहाँ स्त्री अपने विवाह के पश्चात अपने माता पिता को, अपने नातेदार रिश्तेदारों को छोड़कर कहीं नहीं जाती, वो अपने ही घर में रहती है और जिस पुरुष से उसने विवाह किया, जिस व्यक्ति से उसने विवाह किया, वो उसके पास आकर रहता है और परिवार की समस्त सत्ता, जिससे पुरुष सत्तात्मक परिवार में, पितृवंशी परिवार में पुरुष के हाथ में रहती है, यहाँ ठीक उसके उलट, ठीक उसके विपरीत स्त्री के हाथ में रहती है। तथा ऐसे परिवारों में बच्चे अपने माता के कुल या वंश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब तथा ये आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपका उपनाम लगेगा, एक बच्चे का जो उपनाम लगेगा वह उपनाम वो होगा जो उसके नाना नानी का होगा। तो इस कारण ये परिवार मातृवंशी परिवार कहलाता है। ऐसे परिवारों को मातृस्थानीय परिवार भी कहा जाता है। जैसे पिछला हमने पढ़ा पितृसत्तात्मक, तो उसे पितृस्थानीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्त्री आकर अपने पति के घर में रहती है। यहाँ मातृस्थानीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पुरुष आकर अपनी पत्नी के घर में रहता है और वहीं वो स्त्री संतान उत्पत्ति करती है और वहीं उसका परिवार रचता बसता है, वहीं उनके बच्चों का पालन पोषण होता है। ठीक है। अब मातृवंशी परिवार की विशेषता हम जानेंगे। मैकाइवर और पेज ने मातृवंशी परिवार की जो विशेषता बताएं उसके बारे में हम जानते हैं। पहली विशेषता उन्होंने बताई कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर आकर निवास नहीं करती, अपितु वह स्वयं के घर में रहती है तथा उसका पति उस घर में आकर निवास करता है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि जिस प्रकार से मातृवंशी परिवार में पति के घर आकर पत्नी रहती है, इसके ठीक उलट पितृवंशी परिवार में पति के घर आकर पत्नी रहती है, ठीक उसके उलट मातृवंशी परिवार में स्त्री के घर आकर उसका पति रहता है। ठीक है। अब दूसरी विशेषता क्या है कि मातृवंशी परिवारों में बच्चों का वंश माता के परिवार के आधार पर निश्चित किया जाता है। बच्चे पिता के कुल से नहीं अपितु माता के वंश के नाम से जाने जाते हैं। पिता का वंश गौण समझा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मातृसत्तात्मक परिवार में सभी संपत्ति अधिकार माता के संबंध से निश्चित होते हैं।
पुत्र को पिता से कोई संपत्ति नहीं मिलती, प्रायः उसे परिवारों में माता के भाई या बहन का जो लड़का है उसे वो संपत्ति का अधिकारी होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, एक स्त्री ने अपना विवाह करके उसका पति उसके पास आके रहने लगा, अब उसके एक लड़का और एक लड़की है, तो लड़के को अपनी माँ की संपत्ति पे अधिकार नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? लड़की को मिलेगा। लड़के को ठीक उसी प्रकार से किसी स्त्री के साथ विवाह करके अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा जैसे उसका पति, जैसे कि उसका पिता घर छोड़कर आया था, अपने माता पिता का और अपनी पत्नी के साथ रहा था, और जो संपत्ति है वो उस घर की स्त्री को, उस घर की बेटी को प्राप्त होगी। ठीक है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवारों में समाज के विभिन्न पद और उपाधियां पुत्र के स्थान पर किसको मिलती हैं? भांजे को मिलती हैं। पी थॉमस नामक सामाजिक वैज्ञानिक ने विमेन एंड मैरिज इन इंडिया में, पुस्तक का नाम क्या है? विमेन एंड मैरिज इन इंडिया में मालाबार के नगरों में पाए जाने वाले मातृवंशीय परिवारों की चर्चा की। किस पुस्तक में? विमेन एंड मैरिज में। मालाबार में ब्राह्मण जाति के नंबूदरी लोग प्रायः नायर लड़कियों से विवाह करते, और नायर क्या है? परंपरागत दृष्टि से यूँ तो शूद्र जाति के, लेकिन वो बहुत आधुनिक और सभ्य तथा धनी भी हैं, इसलिए उनसे विवाह करने से नंबूदरी जो ब्राह्मण जाति है उनकी सामाजिक स्थिति में कोई कमी नहीं आती। इसे मातृवंशी परिवार की मुख्य विशेषताएं, इनके जो मालाबार के नायर हैं, इन मातृवंशी परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? नायरों में स्त्री अपने परिवार की स्वामिनी होती है। विवाह के पश्चात वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाती, अपितु पति ही उसके घर आकर रहता है, निवास करता है। नायरों में वंश संपत्ति संबंधी अधिकार माता की ओर से निश्चित होते हैं, और पिता को अपनी संतानों पर कोई अधिकार, संतानों का कोई अधिकार नहीं होता। माता के वंश से ही बच्चों की पहचान होती है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जानेंगे पुरुषों की स्थिति क्या होती है वहाँ पर। नायरों में पुरुषों की स्थिति केवल स्त्री के अधीन बने रहना। देखिए ये एक मिथक है कि मातृवंशी परिवार में पुरुष आलस्य से भरा हुआ रहता है, शिथिल होता है, कार्य नहीं करता क्योंकि उसका वर्चस्व नहीं होता परिवार में। ये ऐसा सोचना ही बिल्कुल गलत है। नायरों में पुरुषों की स्थिति स्त्री के अधीन बने रहने एवं आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की कदापि नहीं है, अपितु वे शासक की भूमिका, श्रमिक की भूमिका, सैनिक की भूमिका, सभी प्रकार के पुरुषोचित कार्य करते हैं, और पारिवारिक मामलों में आर्थिक अधिकारों में यद्यपि माता का अधिकार सर्वोच्च होता है, पर इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि वो दूसरे प्रकार के परिवार में जो भूमिकाएं हैं पुरुष उसका निर्वहन ना करते हों। राज परिवारों में राजाओं का उत्तराधिकार राजा का लड़का नौकर, राजा का भांजा होता है। अब यहाँ अगर हम विवाह विच्छेद के बारे में देखें तो स्पष्ट है कि जब हम ये कह रहे हैं कि नायर जो समाज है वो आधुनिक है, वो धनी है, तो वहाँ स्त्री स्वतंत्र है, तो ऐसी स्थिति में इनकी विवाह विच्छेद की जो रीति है वो बहुत सरल है। विवाह विच्छेद की इच्छा प्रकट हो करके पत्नी के घर जाना बंद करके पुरुष विवाह बंधन तोड़ सकता है, और यही अधिकार पत्नी को भी प्राप्त है। तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में जाना था विवाह परिवार के उस श्रेणी को जो कि संबंधों पर के आधार पर विभक्त हुई थी। आज हमने जाना परिवार की दो और श्रेणियों को जो विवाह के आधार पर विभक्त हुई और वंशावली के आधार पर विभक्त हुई। मैंने आपके पिछले कुछ वर्षों के 5 से 7 साल वर्षों के जब प्रश्न पत्र देखे आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं के, तो मैंने ये पाया कि मातृवंशीय परिवार क्या होते हैं, पितृवंशीय परिवार क्या होते हैं, या वंशावली के आधार पर परिवारों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, या विवाह के आधार पर परिवार को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया। इस प्रकार से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको मैंने इतना, देखिए मैं बार बार आपसे एक बात दोहरा रही हूँ कि आप अगर मेरे उपलब्ध कराए गए नोट्स जो कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करती हूँ वो, और इसके अलावा एक चीज़ और
कि जो वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ, अगर इन दोनों को ही आप ध्यान से सुन और पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अधिक प्रयास नहीं करने पड़ेंगे बहुतायता में अधिक से अधिक किताबों को छानने के लिए। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आपकी बहुत सारी अवधारणाएं जहाँ कहीं संशय है वो भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अपनी ओर से अथक प्रयास किया है कि मैं आपको बहुत विस्तृत जानकारी दे सकूं। ये कोई भी किसी भी विषय पे अभी तक मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिए, कहीं पर भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स नहीं दिए हैं, वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं जो आपके ज्ञान के विस्तार के लिए आवश्यक हैं। तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका अगर मैं यहाँ पर बात करूँ विवाह से संबंधित तो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, विवाह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, परिवार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, परिवार के कितने स्वरूप आदिम समाजों में विद्यमान हैं ये बताइए, मातृ सत्तात्मक समाज किस जनजाति में पाया जाता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 अंक का मातृ सत्तात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं, मातृ स्थानीय परिवार से आप क्या समझते हैं। तो मातृ स्थानीय, मातृ सत्तात्मक, मातृवंशी परिवार के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये पूछा जा सकता है कि वंशावली के आधार पर परिवार का कितने स्वरूप हैं, या ये पूछा जा सकता है कि संबंधों के आधार पर परिवार के कितने स्वरूप हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि विवाह के आधार पर परिवार के क्या स्वरूप हैं। तो आशा करती हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। मुझे निराशा इस बात की हो रही है कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी लगभग 1 माह पूर्व वीडियो को बिल्कुल नहीं देख रहे थे, अब लगभग 15 से 16 विद्यार्थी रोज देख रहे हैं और मेरे लिए अपार हर्ष का विषय है। और यहीं जब आरंभ में तृतीय वर्ष के विद्यार्थी वीडियो को देख रहे थे, लेकिन अब वो बहुत पीछे रह गए हैं, ना तो वो वीडियो को देखते हैं, ना वो PDF नोट्स बना रहे हैं, ना उनका कभी भी असाइनमेंट को वो सॉल्व करके भेजते हैं। अब वो कारण को तो वो ही बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि आप पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और बहुत जीवन में उन्नति कीजिए, क्योंकि मैं फिर दोहराती हूँ, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो बहुत उन्नति कीजिए। मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी लेश मात्र का कहीं संशय है तो आपके पास मेरे नंबर हैं, आप बेझिझक मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।